तो आज मैं खुद एक टीनेज की मदर हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठे कि इस एज के बच्चों को लेके काफी चैलेंजेस आते हैं मुझे। तो आज मैं आपसे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। तो जैसे अभी के बच्चों में क्या है, टीनेज चाइल्ड में सबसे ज्यादा इफेक्ट है पीयर प्रेशर का आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और क्या रीजन है इसके पीछे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब टीनेज आता है तो उसमें इतने सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं। उसका फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट एकदम फास्ट स्टेज पे होता है। हाइट और बॉडी के जो भी कह रहे हैं सेकेंडरी डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब होने लगते हैं। अब आप ये देखिए, उस एज में बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, उन्हीं के साथ अपनी चीजें शेयर करता है। पेरेंट्स के साथ उसका एक जो दोस्ताना व्यवहार जो अभी तक चल रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। दोस्ताना कह ले या एक अथॉरिटी, और जो वो जिस भी तरह के पेरेंट्स की बात वो जो पहले सुनता था, अब वो चीज इतना तवज्जो नहीं देता है। तो कैसे हम उसको पीयर प्रेशर से हम उसको हैंडल करें, इट्स रियली वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो सबसे पहली जो चीज मुझे लगता है कि यदि आप इस एडोलेसेंट एज में नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यस, इट्स वेरी कॉमन कि वो अपने साथियों को तवज्जो देंगे। तो अब जब साथियों को तवज्जो देंगे, आप उनकी केयर के लिए एंशियस भी है कहीं ना कहीं। तो आपको एक कौन से साथियों के साथ जा रहा है, आ रहा है, ये भी आप भी उनके साथ जाइए। कभी कभी फैमिली पिकनिक्स प्लान करिए उसके फ्रेंड्स के साथ। उसको कभी कुछ कहिए मत। ओके बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, ओके बेटी तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ जा रही हो, ओके बस तुम टाइम से आ जाना, कितने बजे तक आ जाओगे ताकि मैं रिलैक्स रहूं। और यदि लेट हो जाओ तो तुम फोन कर देना, क्योंकि देखो मैं भी माँ हूं ना, थोड़ी सी चिंता लग जाती। यदि आप अपनी फीलिंग्स की शेयरिंग के साथ उनसे कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों से कि यस आप उनको रात में इसलिए देर तक नहीं जाने देना चाहते, या आपको डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा एडिक्ट ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत पॉपुलरली नशीली दवाइयाँ, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब है। ये कहीं ना कहीं मुझे इस चीज को लेके मेरे मन में डर है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे से जब फ्रेंड्स सब। बहुत अच्छा आपने नीरा जी प्रश्न पूछा कि यस, इस एज में बच्चे इस फेज में आ जाते हैं जब वो शेयर नहीं करना चाहते हैं व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग। हम बच्चे को एक लिमिटेड वे में हम उनको फ्रीडम दें। ओके बेटा तुम अपना खेलना चाहते हो, आई विल नॉट इंटरफियर, बट इट्स ओके, यू प्ले। उनके साथ आप भी फ्रीली ठहाके लगाइए, उनके साथ घूमने जाइए, तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा आपसे फ्रैंक होंगे। उनके साथ एंजॉय करिए अपनी फेल्योर को भी और अपनी सक्सेस को भी। उनके लेवल पर आके थोड़ी सी बातचीत करिए, लेकिन उनको एक फ्रीडम भी दीजिए कि यस इफ यू वांट टू शेयर योर थिंग्स इन अ क्लोज रूम, इट्स ओके। जब तक कि आपको ये पता लगता है कि वो बच्चे उस बंद कमरे में गलत नहीं कर रहे हैं, या गलत चीज वीडियो पे नहीं देख रहे हैं, गलत चीज मोबाइल पे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल तो बाहर होता है। अब बच्चे खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इट्स ओके, कुछ लेवल तक ठीक है। लेकिन आपको साथ ही साथ केयरफुल भी बहुत रहना पड़ेगा उसके बच्चे के हर एक्शंस को देखते हुए, कहीं कोई सडन चेंज तो नहीं आ रहा है इसमें कि भाई वो आजकल बहुत ज्यादा उसका बैग भी नहीं छुपा छुपा के रखता है। कभी कभी ऐसे ही रैंडमली आप ये भी कर सकते हैं, अरे संकेत मुझे, अरे कि ये मुझे बेटा आप पेंसिल चाहिए तो मैं आपके बैग से निकाल रही हूँ। अब उसके बैग में कोई ऐसी छुपाने वाली चीज नहीं है तो वो मना नहीं करेगा। और आपने ये भी नहीं कहा कि आई वॉन्ट टू चेक योर बैग, और वास्तव में आपको जरूरत भी थी पेंसिल की, इसलिए आपने पेंसिल ली उसके बैग से। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको क्रिएटिवली देखनी पड़ेगी कि मैं कैसे उस बच्चे के साथ एक कहना चाहिए एक ट्रस्ट
बिल्डिंग वाला रिलेशनशिप मेंटेन करूं जिसमें वो किसी मुसीबत में भी फंस जाए तो भी मुझे आकर के शेयर करे। आप ये भी कह सकते हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं अपनी एंजाइटीज को। जैसे आजकल क्या है कि बच्चे हैं कि जैसे उनके फ्रेंड का कॉल आता है ना, राइट, तो वो अपने सामने बात भी नहीं करते। हाँ। बाहर खड़े होकर बाहर चले जाएंगे, इससे पेरेंट्स नहीं करते क्या? तो सेम बच्चे वही कर रहे हैं कि वो बाहर जाके बात करेंगे कि भाई मेरे फ्रेंड का फोन है, तो मैं कहती हूँ यही बात कर लो बेटा। नहीं मम्मी यहाँ मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो आप ये देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की जिसे पेरेंट्स करते हैं। हाँ यानी कि आप भी कहीं न कहीं हाँ उस कमरे से बाहर जाके अपनी फ्रेंड से बात करती हैं। वही चीज उसने सीखी जो मैंने पिछले एपिसोड्स में इसको हाईलाइट किया, बी अ मॉडल। यस तो यदि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अब बच्चा समझने लायक हो गया है, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ यदि उसके सामने ही बात करती हैं तो धीरे धीरे वो भी फ्रेंड्स के साथ सामने बात करने लगेगा, वो भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है फैमिली में मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। जैसे बच्चे इस एज में या छुटपन में कई बार जो उनको कैरेक्टर पसंद नहीं आता है, टीचर हो सकता है, कोई आंटी हो सकती है, कोई और नेबर में हो सकता है जिसको क्रिटिसाइज करते हो और अपन कहते हो अथॉरिटी के वे में नहीं तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है उनके लिए बहुत नेगेटिविटी हो तो वो क्लोज ग्रुप में उसको अपनी नेगेटिविटी को निकालना चाह रहे हो, तब आप उसको आप कह सकते हैं कि बेटा यस आई अंडरस्टैंड कि यू आर फीलिंग नेगेटिव फॉर द आंटी। कहती रहती है आंटी तो तुम्हारे कपड़ों के लिए कहती रहती है, इट्स ओके। अब उनके टाइम में इस तरह के जो कट वाली पैंट्स थी वो नहीं पहनते थे या स्लीवलेस नहीं पहने जाते थे तो कह देती होंगी, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है और इस भरोसे को तोड़ना मत। तो आप इस तरह से उन पे भरोसा भी व्यक्त कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं उनको कि तुम तोड़ना, तुम मतलब कि कोई चीज हो, तुम किसी मुसीबत में फंसो तो मुझे आके कह देना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हूँ। यदि तुम गलती भी करते हो, इस समय बहुत सारी चीजें कंटेंट ऐसा होता होगा जो तुम्हारा देखने का मन होता होगा क्योंकि हार्मोन इस वक्त ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि आपको बहुत सारी जो कहना चाहिए हम कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए वो मैटर भी तुम्हारा देखने का मन होता होगा, उसके बारे में जानने का मन होता होगा। आप उनसे हर टॉपिक पे खुल के बात कीजिए, एजुकेशन उनको हर टॉपिक के बारे में दीजिए ताकि वो उस कंटेंट को गलत जगह पर जाकर के और ना देखें और गलत जगह पर जाकर के इंफॉर्मेशन ना लें। बिल्कुल फैक्ट है। कई कई जगह हम पेरेंट्स बच्चों से फ्री नहीं हो पाते हैं, थोड़ा वो इफेक्ट पड़ता है। तो हमें बहुत खुल के बच्चों के साथ एक एडल्ट मानते हुए उनसे बात करनी पड़ेगी। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है उससे बहुत पहले हम लड़कियों को कह दे बेटा इट्स ए वेरी नेचुरल थिंग। लड़कों को भी बताएं हम कि बेटा इस तरह की चीजें होती, लेकिन तब जब वो थोड़ा समझने लग जाए, उसने थोड़ी बायोलॉजी बॉय की और गर्ल की थोड़ा पढ़ी हो और समझने लग जाए कि दोनों दो डिफरेंट जेंडर से बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट एंड इट इज द रिक्वायरमेंट, तो उस तरह की एक नॉर्मल फिनोमिना है कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या इमोशंस आते हैं। मैं देखती हूँ उस वक्त बड़ी इच्छा होती है अपोजिट जेंडर की तरफ, अपोजिट सेक्स की तरफ हम बड़े खींचे चले जाते हैं, हमें उनको देखने में बड़ा मजा आता है। शायद हमारी एज में भी इस तरह की चीजें रही होंगी, तो हम उनको कहें कि हाँ बेटा हो सकता है पर बी केयरफुल। मतलब इस एज में क्या है कि जनरली बच्चों के रॉन्ग डिमांड्स को भी हमें पेरेंट्स को पूरी करनी पड़ती है। वो कोई रॉन्ग डिमांड्स करते हैं, उनकी रॉन्ग चॉइस होती है। जैसे कितनी बार क्या होता है बच्चे ब्रांडेड क्लॉथ्स को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा वो है कि मतलब ब्रांडेड ही चाहिए। और इस एज में मुझे लगता है कि बच्चों को दिलाना वर्थ है, क्योंकि हर 6 मंथ्स में या 1 ईयर में बच्चों की साइज चेंज होती है।
तो ब्रांडेड शूज के, ब्रांडेड क्लोथ्स के वो पीछे पड़ जाते हैं। मतलब ये रॉन्ग डिमांड है, बट पेरेंट्स को क्या करें, वो पूरी करनी पड़ती है। तो किस तरीके से टैकल करें फिर इस सिचुएशन को? आप सही कह रहे हैं, आप तो टीनेज की बात कर रहे हैं। मेरे पास एक केस आया था जिसमें वो 3 साल का बच्चा सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है। तो आप ये देखिए कि उसके माइंड में ब्रांडेड क्लोथ और नॉर्मल क्लोथ का विचार किसने दिया। कहीं ना कहीं उसने फैमिली से सीखा, कहीं ना कहीं उसने बातें करते हुए हमें सुना है कि वाओ, उसके पास तो ये वाला शोरूम हमारे शहर में खुल गया, मुझे जाना है, मुझे देखना है, अच्छा ये इस ब्रांड का कपड़ा है। कहीं ना कहीं उसने फैमिली में ये चीज ऑब्जर्व की है कि ब्रांडेड मीन्स गुड, अनब्रांडेड मीन्स नॉट गुड। ब्रांडेड मीन्स स्टेटस, मटेरियल मीन्स स्टेटस। इतने का मोबाइल है, ये एप्पल का मोबाइल है यानी कि स्टेटस, और यदि 5,000 का नोकिया का हमारा सिर्फ बटन वाला मोबाइल है तो यानी कि स्टेटस नहीं है। उसने स्टेटस को मैटर के साथ जोड़ करके कहाँ से सीखा? कहीं ना कहीं हमारे परिवार में बात होती है, उसने इतना बड़ा मकान बनाया, अरे क्या मार्बल यूज किया, अरे उसने क्या उस 1 लाख का टीवी खरीदा, 1.5 लाख का टीवी खरीदा। बच्चे ने कहाँ से सीखा? हमसे सीखा। पेरेंट्स भूल जाते हैं बच्चों के सामने किस तरीके से बात करनी है। यानी कि बच्चे के माइंड में मटेरियल के लिए इम्पोर्टेंस हमने दी है। तो हमें इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यूज बच्चा सीख कहाँ से रहा है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। एक मदर को मैंने कहते हुए सुना कि अरे बेटा, इनके यहाँ अपने जैसा नहीं है ना, इनके यहाँ 2 ही सूप है शादी के खाने में। अब आप क्या कह रहे हैं, बच्चे के माइंड में क्या फील कर रहे हैं कि शादी के फंक्शन में या किसी भी प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीजें, वैराइटीज है तो ही वो खाना अच्छा है, अदरवाइज इट्स पुअर। उन्होंने जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ लव, वैल्यूज ऑफ कंपैशन, वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन, ये कहीं हिडन कर दी है। यदि वो ये कहती मदर कि हाँ बेटा, लेकिन ये देखिए ना 2 सूप, अपन एक साथ तो कितना सूप तो पी भी नहीं सकते है ना, इट्स ओके कि उन्होंने 2 सूप रखे हैं और खाना कितना टेस्टी और कितना प्रेम से उन्होंने अपने को बुलाया। तो उस बच्चे के माइंड में क्या जाती कि लव इज हायर वैल्यू, कोऑपरेशन इज हायर वैल्यू देन मटेरियलिस्टिक थिंग। वही तो हम वैल्यू ऑफ मनी कैसे बच्चों को रियलाइज कराएं, ये सब कनेक्ट हो जाएगा कि मतलब मनी किस तरीके से उन्हें समझाएं कि मनी की कैसे वैल्यू करें। वो आपने मेरे पहले एपिसोड में सुना होगा, बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। मैं बच्चे को दिखा के कहूं कि वो सी कितना सुंदर है, ये सेट में अभी इतने उसमें लाई हूँ, ये अभी मैंने नया खरीदा है और अभी मुझे यहाँ पर नहीं ये चीज मुझे चेंज करनी है, इसकी जगह आप चेंज कीजिए क्योंकि यू नीड इट। लेकिन उस बच्चे के सामने ज्यादा कम्युनिकेशन इस बात का कीजिए, मैंने ये सीखा, आज कोई रिलेटिव्स आए, बेटा मैंने ये, मतलब वो ये देखे कि आप रेस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए सोशल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट जो वैल्यूज है कंपैशन की, सेल्फ कंपैशन की, फॉरगिवनेस की, किसी ने कुछ कहा और आपने कहा क्योंकि बेटा उन्होंने कहा होगा, एम्पैथी की, ग्रेटिट्यूड की, वाओ बेटा उन्होंने अपने को खाने पे बुलाया, अपने को आभार व्यक्त करना चाहिए उनका, वाओ अंकल आंटी ने आपको ये ड्रेस गिफ्ट की, या वी शुड एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू आंटी रेदर देन कि हाँ ठीक है ये ड्रेस रहने दो, अपन है ना ये तो नहीं पहनेंगे, ये वाली पहनेंगे। बट इस एज में क्या है कि आजकल के बच्चे ज्यादा मोबाइल और इनसे ज्यादा
इंस्पायर हो रखे, मतलब वो फैमिली में रिलेशंस में कम ज़्यादा ज़्यादा मतलब वो जाना नहीं चाहते हैं, और मतलब आप वो कहते हैं हमें घर पे छोड़ दो आप, हम मोबाइल देख लेंगे, टीवी देख लेंगे, वो रिलेशंस में कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब वो समाज में और यस संबंधियों यस के साथ यस। जाना पसंद हाँ नहीं करते हैं। हाँ फुली एग्री, क्योंकि उन्हें लगता है नहीं, वहां हमें एक रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वहां हमें कोई समझने वाला नहीं मिलेगा, वहां हमारे लिए फन नहीं है। हम कैसे, इट्स रियली ए चैलेंज कि यस हम कैसे उनके लिए क्रिएट करें कि जहां उनके लिए फन भी हो, जहां उनको उनका पीयर ग्रुप भी मिले, कि कुछ समय वो आंटी अंकल यस। हाँ या और हमारे रिलेटिव्स, दादी नानी बुआ मौसी, इन सब से भी मिल लिए, और साथ ही साथ वो उनका पीयर ग्रुप भी मिल गया उनको, जहां वो एंजॉय कर सके लाइफ को, जहां वो डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में बात कर सके, अपनी और सब चीजें जो कॉमन इंटरेस्ट की हो वो शेयर कर सके, गेम्स की बात कर सके, जहाँ उनके टॉपिक्स है कि भाई जैसे खेल एक टॉपिक है, पॉलिटिक्स एक हाँ टॉपिक हो स्पोर्ट्स। सकता है, हाँ यस म्यूजिक एक यस। टॉपिक हो सकता है, स्टडीज एक टॉपिक हो सकता है, कैरियर एक टॉपिक हो सकता है। इन टॉपिक्स पे वो कॉमन चर्चा कर सके, तो वो बच्चे निसंदेह आपके साथ जाना पसंद करेंगे। आप कुछ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। ओके बेटा, तुम्हें ज्यादा देर वहां नहीं रहना है, तो तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलो, फिर तुम वापिस आ जाना। तो सही बात कुछ है। न कुछ एक कॉम्प्रोमाइज या निगोशिएशन यस आपके साथ हो, तो वो बच्चे जो है सोशल रिलेशनशिप को भी मेंटेन मेंटेन करना करें। सीखेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बच्चे आजकल क्या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी हमें उन्हें एक्सेप्ट करें, मतलब वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें एक्सेप्ट करें, तो ये कहाँ तक सही है? वो गलत डायरेक्शन में जाते हुए हम उन्हें एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि जब वो गलत जा रहा है, गलत चीज की डिमांड कर रहा है, तो हम कैसे उसे एक्सेप्ट करें? बिल्कुल सही है कि गलत डायरेक्शन में हमेशा तो नहीं, कुछ कुछ चीजों के लिए हमें लगता है कि बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और वो उससे वहां पर नुकसान पहुंचा सकता यस। है हाँ अपने आप को। और बहुत सारे डिसीजंस उसने बहुत अच्छे भी लिए हैं, सही है। यस। हाँ नहीं, अच्छे के हाँ, लिए सही है। तो पहली चीज कि हम उसको कहें, चर्चा करें कि बेटा यार, तुमने वहां पर भी बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, तुमने ये भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये भी लिया, और यहाँ पर तुम ये चाहते हो कि भाई मैं इस तरह से करूं, जो भी वो करना चाहता है। हाँ मम्मा, हाँ पापा, मैं ये करना चाह रहा हूँ और मैं कर लूंगा। ओके, दैट्स ट्रू। इसके तुम्हें क्या लगता है, ये क्यों चाहते हो तुम इस तरह से करना? जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैं पिकनिक जाना चाहता हूँ, और या कॉलेज टूर से मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, और आपको लग रहा है कि अभी उसका जाना उचित नहीं है, नहीं। क्योंकि घर में कुछ काम है या वॉट एवर, देर कुड बी सो मेनी रीजन्स, या आपको डर लग रहा है कि वो वहां पर जहां जा रहा है वहां ही में गेट इन्वॉल्व इन ड्रिंकिंग, ही में गेट इन्वॉल्व इन स्मोकिंग, और कोई नशीला ड्रग्स वगैरह ले सकता है। तो आप उसको कहिए कि बेटा, तुम जाना चाह रहे हो, तुम अभी गए थे पिकनिक, कैसी रही तुम्हारी पिकनिक, क्या एंजॉयमेंट किया? शेयर करेगा वो, क्योंकि पहले आप पॉजिटिव से बात कर रहे हैं। तुम वहां और कहाँ कहाँ घूम के आए? वहां भी गया, वहां भी गया। ओके, अब तुम यहाँ जाना चाह रहे हो, ट्रू? कहेगा यस, ट्रू। क्यों जाना चाह रहे हो? अरे मम्मी, क्रूज पे बड़ा मजा आएगा, समुंदर होगा, ये होगा। यस, हाँ, समुंदर भी होगा, क्रूज भी होगा, लेकिन वहां ऐसे भी लोग होंगे जो गांजा पिए हुए वहां पड़े होंगे। तुम्हारे दोस्त स्कूल में भी कुछ इस तरह के होते हैं बच्चे जो ड्रिंक करते हैं छुपा छुपा के? अच्छा अच्छा,
तुम्हारा मन नहीं करता है? आस्क क्वेश्चंस Yes. जब वो अच्छे मूड में हो। करता तो है मम्मी, ठीक है, तुम्हारा कभी मन करे ना मुझे कहना, मैं तुम्हें करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, जब होगा तब करवाऊंगी। आप उनसे इस तरह से, ताकि बच्चे पे ट्रस्ट बिल्डिंग होगी कि मेरी माँ मेरी फीलिंग्स को समझती है, कि मैं भी नई नई चीजें ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन एक राइट मौका आने पर मम्मी मुझे कहे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू आर विजिट, बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया आपने इसका। इस तरीके से हम बच्चों पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। काफी सही बात फिर है। इसके बाद आप उस पर आइए कि अच्छा भाई ठीक है, तुम जाना चाहते हो, तो हाउ डू यू एंश्योर मी कि वहां तुम अपने आप को, जो दोस्तों का जो प्रेशर है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है, एक्सप्रेस योर फियर, एंजाइटी, कि मुझे डर लगता है कि तुम इस तरह की चीजें वहां कर सकते हो प्रेशर में आके, या तुम्हारे साथी जो है तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं और तुम्हारा मिसयूज कर सकते हैं। तो नहीं पापा, नहीं होगा, इट्स ओके, ये है। अब नाउ, अब आप क्या कर रहे हो, उसको पूरी तरह आपने आने वाली सिचुएशन से तैयार फेस कर करा दिया। दिया। यस। ठीक है, फिर भी तुम ये करना चाहते हो तो इट्स ओके, लेकिन किसी मुसीबत में फंसते हो, प्लीज डोंट हेजिटेट इन कॉलिंग। उस केस में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस, हमने शुरू में भी चर्चा की थी पिछले एपिसोड्स में, कि कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाओ, उसको वो रिस्क लेगा, तब वो उसको पता लगेगा यस यहाँ गलत था, यहाँ ये था, लेकिन उसने ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया। तो वो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं, कि गलती होगी तो गलती के मुझे सफर तो करना ही पड़ेगा। यदि मेरे से कुछ गलत हो गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं आजकल देखती हूँ कि बच्चों को 18 साल 16 साल से पहले ही गाड़ियां दे देते हैं, और बच्चे और पेरेंट्स भी गर्व से कहते हैं अरे मेरा बच्चा कार चलाता है। अरे आप कैसे गर्व से कह रहे हो? आपके बच्चे, आप प्रमोट कर रहे हो कि हाँ रूल ब्रेक कर, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नहीं नहीं तू इतना स्पीड में कार मत चला। उसने तो रूल ब्रेक करना सीख लिया है और आपसे ही सीखा है। डोंट गिव व्हीकल बिफोर टाइम। जब वो आपको रूल्स फॉलो करते हुए देखेगा, ऑटोमेटिकली वो फॉलो करेगा। आपको साइकिल पे जाने में शर्म नहीं आती है, तो वो भी, उसको भी शर्म नहीं आएगी, वो भी कहेगा कि ओके पापा साइकिल पे चलते हैं, क्योंकि साइकिल पे कितनी अच्छी हवा आ रही है और मजा आता है कि हम चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। मेरे बच्चों को रूल फॉलो किया, कहते थे मम्मा हम भी चलाए, बेटा इट्स ओके, वी आर फॉलोइंग द रूल्स। इसको एक ग्रेसफुली हम उनके सामने करें, रेदर देन हम उसको कहें कि अरे गो एंड ब्रेक द रूल। तो ऑटोमेटिकली कहीं भी, चाहे आपके बनाए हुए रूल्स होंगे, चाहे कहीं और दूसरे उस प्लेस के रूल्स होंगे, वो बच्चा ब्रेक नहीं करेगा, और करेगा तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस का वो उस फेस करने के लिए तैयार होगा। गलत भी करता है, ओके बेटा तुमसे गलती हुई, इट्स ओके। यदि तुमसे कुछ कोई पे तुम गिर गए, किसी को चोट लग गई, जब इवन हो सकता है एडल्ट बनने के बाद भी उससे टू व्हीलर से किसी को चोट लग जाए, बेटा कोई बात नहीं, तो तुम्हारी स्पीड क्या थी, इतनी थी, मम्मा थोड़ी सी ज्यादा थी, बेटा नाउ इन द फ्यूचर व्हाट टू डू, कि भाई सावधान चलना। आज की तारीख में फिर भी उसने सीख लिया, जब वो एडल्ट बनेगा तो वो अपनी लिमिट में गाड़ी चलाएगा, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब जो भी जुर्माना हुआ है, या उसको थोड़े बहुत कहीं पुलिस कस्टडी पे थोड़ी देर बैठना भी पड़ा, उसको कहिए इट्स ओके, वो गलती तो एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, उस पनिशमेंट को स्वीकार कर लो, और नेक्स्ट टाइम अपने आप को फॉरगिव करो, और नेक्स्ट टाइम दूसरों को भी
मतलब कि वो गलती को रिपीट ना करें। अभी जो ये जो टाइम है, जब टीनेज में आजकल एकेडमिक प्रेशर और कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत हो रहा है। सब पेरेंट्स इस चीज़ से वो है कि हमारा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, मतलब उसको फुटबॉल भी सिखाना है, उसको गिटार या ड्रम भी आना चाहिए, उसको मतलब उसको पूरी तरीके से एक्टिव बनाना है। तो सब पेरेंट्स ये चाह रहे हैं और उससे बच्चा फँस रहा है, मतलब पता नहीं जो भी है ये सही है गलत है कहीं से कहीं पे। ये देखिए कि पेरेंट्स उसको भेजते हैं डिफरेंट क्लासेस में ताकि उसको एक एक्सपोजर मिले, क्लियर। अब लेकिन उस एक्सपोजर को बच्चा यदि एक तनाव के रूप में लेता है वहां जा करके, तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे को आप तनाव नहीं देना चाहते हो। यदि उसको फुटबॉल भी खेल लेगा, वो ये भी खेल लेगा, ये भी खेल लेगा, दुनिया भर का ज्ञान वो अपने इस छोटे से माइंड में नहीं स्टोर करके रख सकता है। तो जो चीज है कि वो उसको कुछ स्कूल का काम तो करना ही है, क्योंकि उसको कैरियर बनाना है। और यदि कैरियर बनाने के बाद जिन चीजों में उसका इंटरेस्ट हो, एक्सपोजर आप सबका दें, वो थोड़ा बहुत खेल करके देखे, कभी फॉर्मल कभी इनफॉर्मल, और फिर उसकी जिसमें रुचि हो उसी में ही उसको आप जाने दें। इम्पोज मत करें कि तुझे 1 घंटा स्विमिंग ही करनी है, तुझे 1 घंटा यही करना है। इम्पोजिशन वाली चीज नहीं हो। लेट द चाइल्ड डिसाइड कि यस मम्मा स्विमिंग सीखने जाना चाह रहा हूँ, ओके बेटा यू मे गो। मम्मा मेरे को फुटबॉल सीखने जाना है, लेकिन इम्पोजिशन नहीं हो। वो उसको एक जॉयफुल एक्टिविटी के रूप में ले, एक्सरसाइज के रूप में ले, तब तक ही हम उसको सिखाएं। क्योंकि प्रेशर में हम देखते हैं, एकेडमिक प्रेशर्स में भी देखते हैं, जब प्रेशर डालते हैं तो वो चीज करता नहीं है कोई भी। बेटे आजकल कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा प्रेशर है बच्चों पे। अपन पेरेंट्स ना दे बच्चों को एकेडमिक प्रेशर, बट वो खुद ही अपने आप बाहर से लेता है कि यार वो मतलब उसका फ्रेंड वो इस फील्ड में आगे जा रहा है, या वो उसके इतने मतलब उसको खुद को इस एज में खुद को बच्चों को फील होती है ये चीज। अपन प्रेशर नहीं देते हैं इस चीज का, वो खुद ही कहीं ना कहीं इसको तो अपन कैसे कम कर सकते सब हैं। उसको देखिए, 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक तो होता है छोटा सा प्रेशर जो कि आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है, तो वो यूस्ट्रेस तो होना चाहिए। वो नहीं होगा, हर वक्त बच्चा चिल रहेगा तो मेहनत भी नहीं करेगा। लेकिन ये वो जो स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस पे तो नहीं बदल रहा है, वो नकारात्मकता पे तो नहीं बदल रहा है। कहीं उस स्ट्रेस के कारण ऐसा तो नहीं वो फोकस नहीं कर पा रहा है चीजों पर। वो डिप्रेशन में बच्चे, मेरे जस्ट नेबर भी यहाँ पे था, तो वो मतलब इस चीज में डिप्रेशन में आ गया और उसने कुछ एक गलत रॉन्ग हरकत करी जो उसके पेरेंट्स के लिए काफी मतलब नुकसानदायक हुआ ये सब चीजें। तो बच्चा डिप्रेस हो रहा है बहुत तो ज्यादा। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा मेंटल हेल्थ इश्यूज से, कि बच्चा वो जो प्रेशर आ रहा है वो उसको यूस्ट्रेस के रूप में एक लिमिटेड वे पे ले रहा है, या उससे बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्टिविटी, उसका ईटिंग पैटर्न, उसका स्लीपिंग पैटर्न, उसका बातचीत का तरीका, उसका रहन सहन का तरीका यदि ये बिगड़ने लगा है, तो आपको अवेयर रह करके उससे खुल के बातचीत करनी पड़ेगी और उसके स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करना पड़ेगा। और फिर भी यदि आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो मैं कहूँगी कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, उसमें हेजिटेट मत करें, क्योंकि काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग करें। और क्योंकि आप ये देखिए कि यदि छोटी सी चोट हमारे लग जाती है तो हम इमीडिएट डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ये जो मन की चोटें हैं, मन का जो तनाव है उसके लिए नहीं जाते हैं, छुपाए रखते हैं। अरे कुछ नहीं, मैं पागल थोड़ी हो गया हूँ जो काउंसलर के पास जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत सोचिए आप। हाँ, तो ये बिल्कुल फैक्ट बताया है आंटी ने कि हमें बच्चों पे एकेडमिक प्रेशर पेरेंट्स तो नहीं दे रहे हैं, बट ये है कि बच्चों खुद ना लें, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर कहीं कुछ लगता हो हमें तो हमें उसे काउंसलिंग करानी चाहिए, या उसे किसी ऐसे पर्सन से मिले बच्चा जो खुल के उनकी बात कर सके, वो हेजिटेट नहीं हो। तो ये फैक्ट है ना, बिल्कुल सही है ये। क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो इलनेस है वो ना केवल उस पर्सन को अफेक्ट करती है बल्कि पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है। और आप खुद भी देखिए, जब
हमारा चोट घाव बच जाती है, उसको हम हैंडल नहीं करते हैं, तो उस घाव को बनने के बाद उसको कई बार ऑर्गन भी कट करना पड़ता है। वही बन की इश्यूज है, बन के इश्यूज को भी हमें टाइमली हैंडल कर ले। पेरेंट्स के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस इस बारे में बिल्ड करने की ज़रूरत है। अब जैसे हम उनके करियर में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि अब उन्हें, बच्चे क्या होते हैं कि कभी कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं किस फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ पे उसे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो ये डिसीजन काफ़ी वो होता है कि उस टाइम पे क्या डिसीजन लें। कितने तो बच्चे खुद कहते हैं कि हमें लेना है, कोई बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो पेरेंट्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? हम उनकी स्ट्रेंथ्स को, उनकी पोटेंशियलिटीज को देखें और ये देखें कि वो जो भी निर्णय ले, ना पेरेंट के प्रेशर में ले, ना फ्रेंड्स के प्रेशर में ले, बल्कि वो रियलाइज करे कि व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियलिटीज, स्ट्रेंथ आई एम हैविंग। कहीं ऐसा तो नहीं मैं लो एस्टीम में जाकर के अपने जो गोल्स है उसको कम सेट कर पा रहा हूँ पोटेंशियलिटीज के कारण, या कहीं ऐसा तो नहीं मैं ओवर सेट कर रहा हूँ। आजकल हर फील्ड में, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, हर फील्ड में स्कोप है। जहाँ उसकी पोटेंशियल्स है, जहाँ उसका इंटरेस्ट है, वहीं पर हम बच्चे को प्रमोट करें कि वो उसी फील्ड में अपना करियर पाथ बनाए। और यदि वो रियलाइज करता है कि दिस वाज नॉट कप ऑफ टी फॉर मी, अब उसको बिल्कुल मत घबराएं और उसको फील्ड भी चेंज करने दें यदि उसको क्लियर पाथ नजर आता है। लेकिन ये भी ऑब्जर्व करें कि कहीं ऐसा तो नहीं पुअर सेल्फ एस्टीम के कारण वो ये भी कर लूँ या ये नहीं, ये करूँ या ये नहीं। वो चीज़ वी नीड टू बी केयरफुल। और वही चीज़ है कि यदि हम नहीं पेरेंट्स समझ पाए तो हमें ज़रूर से करियर काउंसलर या किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए। उसमें हम हेजिटेट ना करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। हाँ, तो ये ज़रूर सही कहा आपने कि हमें काउंसलिंग की या कोई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए बच्चों के फ्यूचर के लिए। हम लोग जैसे टीनेज चाइल्ड को किस तरीके से मनी मैनेजमेंट के लिए अपन समझा सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट उन्हें किस तरीके से करना चाहिए? बहुत सही चीज़ आपने पूछी है। इट्स अ रियली वेरी चैलेंजिंग। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आया था और वो क्लाइंट खरीदना चाहता है बहुत हैवी पावर बुलेट, जिसको लेकर के वो इवन हिल्स पर भी जा सके और सब जगह जा सके। और पेरेंट्स वर नॉट इन द कैपेसिटी टू गिव हिम दैट बाइक। तो मैं ये कहूँगी कि बचपन से ही हम बच्चों को सिखाएं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, कि बेटा यस मनी इज इम्पॉर्टेंट और हमें जुडिशियली पैसे को खर्च करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम उसको कंजूसी करें। हमारी जहाँ बेसिक नीड्स है, जहाँ किसी की मदद कर सकते हैं, तो उसमें कंजूसी भी ना करें, लेकिन ये भी रियलाइज करें कि वो चीज़ जो हम चाहते हैं अपने पास होना, वो हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, क्या हम वो पेरेंट्स से की कैपेसिटी में है वो खरीदना। प्लस तीसरी चीज की, क्यों नहीं हम अपने एडोलेसेंट को भी एनकरेज करें कि भाई ठीक है, यस अभी देखिए वी आर गोइंग इनटू अ क्रंच, थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे हैं और देयर कुड बी सो मेनी रीजंस। कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों के बिजनेस को बंद किया है। तो उन केसेस में हम ये बच्चे को कहें कि भाई देखो बेटा, अभी फाइनेंशियल पोजीशन अपनी ठीक नहीं है। जब 14-15 के बाद जब बच्चा समझ में आने लगता है, मैच्योर इनफ हो जाता है, तो हो सकता है तुम भी हमें सपोर्ट कर लो कुछ हमारे काम में हेल्प करके। क्योंकि आप पॉकेट मनी के थ्रू बच्चों को कुछ समझा सकते हैं? पॉकेट मनी हम दे नो डाउट, लेकिन ऐसा भी नहीं जब भी वो मांगे डिमांड करें और हम उनको देते जाएं। जुडिशियली वो खर्च करें तो हम उनको उतना बिल्कुल दें। अब मैं एक और जो बातचीत कहना चाह रही थी कि जैसे विदेशों में हम देखते हैं
तो 12-13 साल के बाद बच्चा अपना कुछ छोटा मोटा समर ब्रेक में अर्न करने लगता है। यस, और मुझे लगता है जब बच्चा काम करता है तो बहुत सारी चीजें वो सीखता है, चाहे पेरेंट्स के ही काम में बिजनेस में ही सपोर्ट करता हो, चाहे कहीं पर भी वो कुछ वॉलंटियर वर्क भी करता हो, तब भी स्टडीज के साथ साथ बहुत सारी चीजें वो काम में सीखता है। बट क्या ये एज सही है कि वो कुछ करे? जैसे क्या है कि मेरा बेटा भी मुझे बहुत बार समर वेकेशन में कहता है कि मम्मा मैं पीपीटी बना के सेल करता हूँ, तो मेरे इसमें ना मैं अच्छा अर्न करूँगा। तो बट हम लोग पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं करते कि अभी आपकी एज स्टडी करने की है, अभी आपकी एज, बच्चा अगर उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया, उसको अभी से अगर मनी अर्निंग की तरफ वो चला गया, तो वो इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा उसके स्टडी को लेके। तो आप उसको बिल्कुल, लेकिन आप उसको ये तो कह ही सकते हैं कि वो अपने उस पे डाल दे कि भाई आई मे हेल्प वॉलेंटियरली, और वो उन्हीं लोगों के पीपीटी बनाने में मदद करे जिसमें उसका, जिस टॉपिक पे उसका इंटरेस्ट है। तो आप ये देखिए, वो उसके इंटरेस्ट के टॉपिक पे और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा और उसको अट्रैक्टिव वे में कि और पीपीटी पे क्या मैं फंक्शंस को डाल करके उसको इफेक्टिव बना सकता हूँ, ये लर्निंग भी होगी। तो यू कैन प्रमोट कि वो मनी नहीं ले, लेकिन वॉलेंटियर वर्क करने के लिए तो काम कर ही सकता हाँ, है। वो है। तो वो चीज उसके लिए निसंदेह बहुत हेल्पफुल होगी, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके इंटरेस्ट के टास्क के लिए। तो मुझे लगता है बच्चों को कहीं पर भी हमें काम करने से नहीं रोकना चाहिए कि अरे ये तेरी अभी काम करने की उम्र नहीं है, तू रहने दे। बच्चों को अपने साथ हर जगह काम में इन्वॉल्व करें। मैं आजकल ये भी देखती हूँ, अरे खाना बनाना तेरा काम नहीं है, अरे सफाई करना तेरा काम नहीं है। नहीं, आप बच्चे को सारी तरह के काम सिखाइए। कब पता नहीं क्या सिचुएशन हो कि उसको ये सब चीजें करनी पड़े, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तो नेवर स्टॉप योर चाइल्ड फॉर द वर्क। जो भी काम करना चाहता है उसको परमिशन दे, और ये भी देखे कि उसमें वो उसकी कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी, उसकी इमोशनल कैपेसिटी, स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहा है। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना एक्सपोजर आप दे सकते हैं, आप खुद भी पढ़ते होंगे कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस में भी कई बार अपने बच्चे को बहुत सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो अपने जॉब में, बिजनेस में नहीं लगाते और उनको प्रमोट कर, एनकरेज करते हैं कि किसी और के बिजनेस में वो शुरुआती से काम करे, फैक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। ताकि वो सीखे कि ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, क्या डिफिकल्टीज आती है, टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें उस पर बच्चा सीखता है। फैक्ट, बिल्कुल हमें बच्चों को मतलब वही है कि डाउन टू अर्थ रखना चाहिए। स्टार्टिंग से आप सब चीज़ उन्हें अगर प्रोवाइड कर देंगे तो वो सब चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल फैक्ट कहा। बट आजकल की टीनेज ये क्लासेस में और अभी से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इसके पीछे मतलब अपन क्या कर सकते हैं? अपन कैसे, पेरेंट्स के लिए काफ़ी चिंतित, न तो घर में आके इस चीज़ पे कोई डिस्कशन होता है कि कोई रिलेशनशिप में है, और आजकल रिलेशनशिप भी बहुत तरह तरह के हो गए, होमोसेक्सुअल है, सेम लिंग है, तो वो क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये देखिए, सेक्स जो है एक बड़ा एक टैबू सब्जेक्ट माना जाता है, और आजकल जो सोसाइटी में जो ट्रेंड चल रहा है स्कूल कॉलेजेस में, हम जनरलाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्रेंड बहुत पॉपुलर है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर। यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो पर्सन बड़ा अपने आप को लो फील करता है या ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन जो है उसके एस्टीम को तोड़ के रख देता है। डिप्रेशन में जा रहे हैं कि रिलेशनशिप टूट गई। मैं कहती हूँ कि एक रिलेशनशिप ब्रेक हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है। रिलेशनशिप ब्रेक, एक तो आप सोचिए कि क्यों, क्या बनानी है, फ्रेंड्स हैं तो आप उसकी क्या चीज के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो
क्या केवल ये फिजिकल अट्रैक्शन है या आप उससे कोई क्वालिटी लर्निंग ले रहे हो? भाई मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं हर फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आई एंजॉय टू बी विद देम। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपके फ्रेंड्स से ब्रेक भी हो रहा है, तो आप अपने आप को नकारात्मकता में मत ले जाए, बल्कि ये सोचिए इट्स ओके, मेरी क्या कमी रही जिसके कारण ये ब्रेकडाउन हुआ, एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव। और साथ ही साथ उस पर इम्पोजिशन भी ना करे कि वो आपसे रिलेशनशिप को मेंटेन ही करे। देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप तो अपन नॉर्मल कह सकते हैं। अब बॉयज बॉयज के साथ रिलेशनशिप हो रहा है, गर्ल्स गर्ल्स के साथ बना रही, तो वो अपन मतलब पेरेंट्स के लिए, आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित सवाल है ये कि हमारे बच्चे किस राह पे जा रहे हैं। इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे सही डायरेक्शन में है या नहीं है, मतलब बहुत बड़ा सवाल है अभी के लिए। वो तो आपको उनसे बच्चों के साथ बहुत खुल के बात करनी पड़ेगी कि ओके बेटा, कौन कौन फ्रेंड्स है, क्या है, क्या वो बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप में है। तो इंटीमेट रिलेशनशिप से भी वो फ्यूचर में प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपको वो चीज़ भी, कोई उनको, हमारे बच्चों को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें केयरफुल रहनी पड़ेगी। बच्चे के बिहेवियर पे भी हमें ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा ताकि वो कहीं भी गलत दिशा पे नहीं जाए। एक केस आया था मेरे पास, वो था जेंडर आइडेंटिटी का। तो बहुत सारे ये बायोलॉजिकल इश्यूज भी साइंटिस्ट मानते हैं कि बहुत बायोलॉजिकल भी है, कुछ एनवायरमेंटल भी हो सकता है। तो हम उनको एक्सपर्ट्स की सलाह लें कि इस तरह का केस है तो वो बायोलॉजिकली है या एनवायरमेंटली है। तो एनवायरमेंटली है तो हम उसको थेरेपीज के थ्रू आप उसको ठीक कर सकते हैं, और बायोलॉजिकली है तो हम उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए हम उनके कहना चाहिए करियर पाथ पे भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग टीवी पे भी आपने देखा है बहुत सारे केसेस में कि इस तरह के जिन्होंने जेंडर चेंज कराए हैं वो भी एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को। तो इस तरह का हम बच्चे के साथ ऑब्जर्वेंट रह करके बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं राइट दिशा में जाने के लिए, और रिलेशनशिप पे इन्वॉल्व होने से किस तरह से एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करे, इसके लिए हम प्रमोट करें ताकि बच्चा अपने एनर्जी का, अपने पोटेंशियल्स को राइट डायरेक्शन में लगाए, ना कि इधर उधर की चीज़ों। बिल्कुल सही कहा कि राइट डायरेक्शन में जाएं, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं। मतलब बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दें कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स को यहाँ पे रहना पड़ेगा, उनकी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों का। बहुत सही कहा आपने। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, मतलब इस टाइम पीरियड में क्या सही एज है जो बच्चों को हम रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म के बारे में बताएं? आपने बहुत सही चीज़ पूछी है कि अभी एक्चुअली बच्चे के पास एक क्लिक में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेहतर है कि बच्चा उस मोबाइल से या कहीं और से इस बारे में इंफॉर्मेशन लाए, हम पेरेंट्स उसको बताएं इसके बारे में। हमें उसको, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताते हैं, स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में बताते हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है तो हम सब चुप हो जाते हैं, हिचकिचाने लगते हैं। आज के ज़माने में हमें बच्चों को बहुत आराम से, बिना किसी इमोशनल, कहना चाहिए हिचकिचाहट के, हम उसको जैसे दूसरी नॉलेज इंफॉर्मेशन देते हैं उसी तरह से बिठा करके हम उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी बताएं कि ये देखो बेटा, ये बच्चों, ये लड़की का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये लड़के का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और किस तरह से जो पीरियड्स है उसके बारे में भी हम दोनों बच्चों से चर्चा करें। तो मुझे लगता है बच्चों में एक अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे जेंडर के लिए, एक दूसरे सेक्स के लिए, कहना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। अभी आजकल न्यूज़पेपर में डेली कहीं ना कहीं पढ़ने में आ रहा है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप सही कह रहे हैं कि इन दिनों
ये चीज़ें एक्सेप्टेंस मोड में शायद हमारे समाज में भी आने लगी है। जो रिसर्चेज है, लिटरेचर है, वो ये कहता है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये हार्मोन्स, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक इंटर रोल प्ले जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस केस में मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स यदि बच्चे के बारे में इस तरह की कोई चीज़ पता लगती है तो उससे इस बारे में खुल के बात करें और किसी प्रोफेशनल की मदद ले कि भाई उसमें ये जो ओरिएंटेशन दिख रहा है वो किस कारण से है। यदि एनवायरमेंटल है तो निसंदेह उसका ट्रीटमेंट होगा और जो भी रिजल्ट मिले उसको पेरेंट्स एक स्वीकार के भाव से ले, ताकि जो है बच्चा भी खुश रहे और पेरेंट्स भी खुश रहें। और अल्टीमेटली मैं कहूँगी कि जो भी हमारे साथ आज हो रहा है, मुझे लगता है इतना ज़्यादा चेंजेस फास्ट हो रहे हैं और इतनी फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं और कई बार एक केवल सुनने से वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। आजकल जो पेरेंट्स इस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है उनको बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो काउंसलिंग कर सकते हैं या कोई थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। सबसे बेस्ट है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की बात ना सुनकर किसी और थर्ड पार्टी की बात ज़्यादा इजीली सुनते हैं। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पेरेंट्स बहुत हिचकिचाते हैं कि हम कैसे सहायता लें या हम बच्चों को कैसे काउंसलिंग के बारे में सहायता लेने के लिए कहें। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बात को हिचकिचाएं नहीं यदि हमें बच्चे को एक अच्छे बच्चे में व्यक्तित्व का विकास करना है। इसलिए हम लोग इस तरह की पेरेंटिंग पर वर्कशॉप्स भी करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो यदि किसी को आवश्यक लगता है और वो उसे लगता है कि ये श्योरली उसके लिए मददगारी होगी तो वो कांटेक्ट कर सकता है।